बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने जो अपना केमिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसमें हमने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टोइकियोकेमिस्ट्री उसको कंप्लीट किया। आज हम सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे और फिर जो हमारा फर्स्ट आज का जो लेक्चर होगा, जो टॉपिक होगा मेन, उसकी बात करते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है यानी जो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी हमने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो आगाज़ में 19th सेंचुरी में इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका था, इसके ऊपर डिस्कशन तो हमारे पास आई थी डाल्टन्स थ्योरी, जो कहती थी कि एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। हम बात करते हैं कि एटम को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। अगर अब क्लासिफिकेशन की बात करें कि एटम की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, तो दो मेजर क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया जाते हैं। नंबर वन फंडामेंटल एंड अदर वन इज़ द नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज। हम अगर बात करें हमारे पास इसके भी दो पोर्शन आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर पोर्शन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। अब न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है। अब जो हमारे पास होगा ये वाला न्यूक्लियस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्शन। और जो इसके बाहर वाले को जो शेल्स होंगे, जो बाहर वाले सारा एरिया होगा, इसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम देंगे। हमारे पास न्यूक्लियर पोर्शन में आ जाते हैं जी। बेसिकली न्यूक्लियर पोर्शन के अंदर हमारे पास जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज। इसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। और जो हमारे पास शेल्स होते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं हैविंग नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास जो आ जाते हैं वो न्यूट्रिनो, यानी न्यूट्रॉन के आगे सब डिवीजन्स, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन्स, पियोन्स एंड म्योन्स एटसेट्रा। हमारे पास ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अलावा आ जाते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा अराउंड अबाउट 100 पार्टिकल्स इसके अलावा एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे का नाम भी देते हैं या इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया जाता है। कैसे हुई इसकी डिस्कवरी और कैसे इसके ऊपर डिस्कशन हुई? कैथोड रे डिस्कवरी को सबसे पहले 1887 में जे थॉमसन ने इसके ऊपर वर्क किया। उन्होंने अपरेटिस क्या क्या यूज़ किया? सबसे पहले ली गई एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ इलेक्ट्रोड्स दिए गए, एक था पॉजिटिव जिसको एनोड बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव जिसको कैथोड बोलते हैं। साथ ही एक वैक्यूम पंप यूज़ किया गया और वोल्टेज सोर्स को यूज़ किया गया। वोल्टेज सोर्स को यूज़ किया गया जिसकी वजह से उसमें करंट वगैरह प्रोवाइड किया गया। अब ये हमारे पास ऑपरेटर्स था। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो हमारे पास ट्यूब जो आपको नज़र आ रही है इसको हम नाम देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब का। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए जाते हैं। नंबर वन ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज इसको आप एनोड बोलते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो एनोड होगा कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ हम यहाँ पे एक वैक्यूम पंप अटैच कर देते हैं। वैक्यूम पंप का पर्पज़ क्या होता है कि एयर को रिमूव कर देते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब ये ऑपरेटर सेट कर दिया गया, इसके अंदर गैस फिल की गई। गैस फिल करने के बाद स्टार्ट में हमारे पास जो वोल्टेज दी गई वो 5000 वोल्टेज थी और प्रेशर हमारे पास 180 नॉर्मल प्रेशर था। लेकिन एट नॉर्मल प्रेशर देयर वाज नथिंग, कोई चेंजिंग एज सच नज़र नहीं आई। तो फिर क्या किया गया? वैक्यूम पंप का यूज़ करते हुए प्रेशर को रिड्यूस किया गया। पहले 0.1 टार और फिर मज़ीद उसको कम करके 0.01 टार, इतना प्रेशर मेंटेन किया गया। जब इतना प्रेशर मेंटेन किया गया तो इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया 5000 से 10,000 वोल्टेज तक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इसमें प्रोवाइड किया गया। जब इतना करंट प्रोवाइड किया गया तो ही नोटिस दैट सम रेज वार ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। कुछ रेज थी जो कैथोड से निकल रही थी और मूव कर रही थी एनोड की तरफ। अब चूंकि ये एनोड की तरफ मूव कर रही थी, इट्स मीन इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज था। एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव रिपल्शन होती है। अगर ये उसकी तरफ मूव कर रहे हैं इट्स मीन देयर इज अट्रैक्शन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था जो मूव कर रही थी टुवर्ड द
एनोड, और इसने पूरी लाइट के अंदर ग्लो क्रिएट कर दिया था जिसको हम फ्लोरेसेंस का नाम देते थे। तो जब ये फ्लोरेसेंस क्रिएट कर दिया गया जे था, इस तरीके से उसने डिस्कवरी की, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। हमारे पास एक केमिस्ट थे स्टोनी, जिन्होंने इसको नाम दिया दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुए आज तक और इसमें से कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज़ द चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर जे पेरिन हमारे पास 1895 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो हमारे पास कैथोड रेज जा रही थी, इसके रास्ते में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड रखी। उन्होंने देखा कि जो आपके पास हैं कैथोड रेज हैं, इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी। इट्स मीन कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से जो हमारे पास जे थॉमसन थे 1897 में, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर इफेक्ट देखा था कि आइदर जो हमारे पास कैथोड रेज हैं ये डिफ्लेक्ट होती हैं नेगेटिव की तरफ या नहीं होती। इन्होंने क्या किया, सपोज यहाँ से रेज आ रही हैं तो उन्होंने इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ही ऑब्जर्व दैट रेज शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज। तो जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज आ रही होती हैं जब ये मूव करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। जब भी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है, इट्स मीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। इट्स मीन जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस इसमें यह था कि जब ये आपके पास मूव करती हैं तो पूरी ट्यूब के अंदर एक ग्लो क्रिएट होता है। ये बेसिकली हमारे पास ग्रीनिश ब्लू फ्लोरेसेंस ये इसके अंदर क्रिएट होता था, जिसकी वजह से पूरी लाइट ग्लो करना स्टार्ट हो जाती थी। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि पाथ, यानी इसके रास्ते में सबसे पहले 1869 में हमारे पास एक केमिस्ट थे हिट्रॉफ। इन्होंने कहा कि अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती या रेज नहीं पास हो सकती, उसको आप ओपैक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ से रेज आ रही, अगर आप इनके रास्ते में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो ओपैक ऑब्जेक्ट हो, जिसको ये क्रॉस ना कर पाती हूँ, यहाँ से मूव करती हैं, तो ये इसका क्या करती थी, यहाँ पे इसका शेडो कास्ट होता था। जब इसका शेडो कास्ट होता था, इट्स मीन ये हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका शेडो कास्ट कर रही होती हैं। तो इनके पास यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है व्हेन दे कास्ट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स मीन दिस रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे नंबर 4 प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज़ द मोमेंटम। मोमेंटम से मुराद ये है कि अगर आप इन रेज के रास्ते में कोई भी पैडल व्हील रख देते हैं, पैडल व्हील, तो ये क्या कर देती हैं, उन ये रेज जब पैडल व्हील के साथ टकराती हैं तो उसको रोटेट करवाना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे हमारे पास रेज मूव कर रही हैं, अगर आप इसके रास्ते में कोई भी पैडल व्हील रख देते हैं तो ये इसको क्या करेगा, इन पैडल व्हील को ये सर्कुलेट करवाना स्टार्ट कर देगी इस तरीके से, किसी डायरेक्शन में इसको मूव करना स्टार्ट कर देती है। जब ये इसको मूव कराना स्टार्ट कर देगा, इट मीन इट पोसेस सम मोमेंटम, इसके पास कोई ना कोई मोमेंटम भी है, और इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर द मटेरियल पार्टिकल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। इन दो प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, शो दैट कैथोड रेज travel in a straight line. Show that cathode rays travel in a straight line. ये इसके लिए जो हमारे पास 3rd नंबर प्रॉपर्टी है आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है प्रूव दैट और शो दैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। दीज आर मटेरियल पार्टिकल्स। ये आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन
इसमें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन में ये आता है कि जब हमारे पास कैथोड रेज जो आ रही होती हैं, जब ये जाके टकराती हैं हमारे पास जो एनोड होता है उसके साथ, जब ये किसी भी एनोड के साथ जाके टकराएंगी तो उसमें से हिट करने के बाद इसमें से अदर देन, ये तो कैथोड रेज है, जब ये टकराएंगी तो कैथोड एनोड के साथ टकराने के बाद इसमें से चंद एक रेज एमिट होती हैं। वो कैथोड रेज नहीं होती, वो इसके अलावा हमारे पास रेज होती हैं। उन रेज को हम क्या नाम दे सकते हैं? एक्स रेज का। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज का नाम देते हैं। इट्स मीन व्हेन द कैथोड रेज हिट ऑन द एनोड दे विल प्रोड्यूस द रेज विच आर कॉल्ड एक्स रेज। ये एक्स रेज को प्रोड्यूस कर देती हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टी आती है आयनाइजेशन। यानी जब आप किसी भी गैस को जब आप ऐड कर देंगे या गैस को आप ऐड करेंगे इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, जब कैथोड रेज का जो रास्ता होगा उसके रास्ते में अगर आप गैस पार्टिकल्स को रख देते हैं तो ये कैथोड रेज क्या करती हैं? इस गैस को आयनाइज कर देती हैं, उसमें से उसको आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू आयनाइज अ गैस। इसके पास टेंडेंसी होती है कि वो उसमें से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव कर देती है और उसके ऊपर आयंस आना शुरू हो जाते हैं, तो ये गैस को आयनाइज कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास नंबर 7 प्रॉपर्टी आ जाती है पेनिट्रेशन। अगर आप पेनिट्रेशन की बात करें तो जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज की टेंडेंसी होती है कि ये एल्युमिनियम या जो हमारे पास होती है गोल्ड AU, गोल्ड जो शीट्स होती है, मेटालिक शीट्स, इनमें से क्या कर जाती हैं? पेनिट्रेट कर जाती हैं, इजीली इसमें से पेनिट्रेट कर जाती हैं, पास हो जाती हैं। इट्स मीन दे हैव सम पेनिट्रेशन पावर, जिसकी वजह से ये थिन जो हमारे पास एल्युमिनियम और गोल्ड मेटालिक शीट्स होती हैं, फॉयल होती है, इसमें से इजीली वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी चार्ज टू मास वैल्यू। तो इसकी चार्ज टू मास वैल्यू ये MCQs में भी याद रखिएगा, आगे भी हमारे पास हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.7588 10⁻11 कूलम पर kg। इस तरीके से चंद एक प्रॉपर्टीज़ थी रिलेटेड टू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये होप्स हो कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने फिट किया, टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद प्रेशर को रिड्यूस किया। जब इसमें से गैस को फिल करके हमने ऑब्जर्व किया कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर रेज थी जो मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड, और उन रेज को हमने नाम दिया कैथोड रेज का, या बाद में उसको स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी हमने डिस्कस की कि पहले नंबर पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एप्लीकेबल होते हैं। देन फ्लोरेसेंस की बात की कि आपके पास जब पूरी ट्यूब में ये ग्लो क्रिएट कर देता है, फ्लोरेसेंस क्रिएट कर देता है। ओपैक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, पाथ के जब इसके रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका एक शेडो कास्ट करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दिस रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मोमेंटम की बात करें तो ये पैडल व्हील को सर्कुलेट कराना, घुमाना स्टार्ट करता है। इट्स मीन दे हैव पोसेस सम मोमेंटम, इसके पास कोई ना कोई मोमेंटम होता है और ये हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। एक्स रे प्रोडक्शन की बात करें तो व्हेन दीज रेज कोलाइड स्ट्राइक विद द एनोड दे विल प्रोड्यूस एक्स रेज। आयनाइजेशन की बात करें तो जब आप इसके रास्ते में कोई गैस पार्टिकल्स रख देते हैं तो ये गैस पार्टिकल्स को आयनाइज करता है, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पेनिट्रेशन की बात की कि ये हमारे पास एल्युमिनियम और जो गोल्ड फॉयल होती है, मेटालिक शीट्स वगैरह होती हैं, उसमें से इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेशन पावर इसकी होती है। और लास्ट में हमने इसकी चार्ज टू मास वैल्यू फाइंड की, दैट इज़ 1.7588 10⁻11 कूलम पर kg। होप्स हो कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।